लोग खड़े होकर आगे आके क्या यार एक बार दिखा दे, हमारी रिपोर्ट है सबके साथ प्लीज। चलो अच्छा चलो, कैन वी हैव द वीडियो? डॉक्टर रुबीना मित्तल जी ने अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव को लेकर के एक स्टडी किया है, एक रिपोर्ट बनाई है। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। जो कुछ बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने देखा है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रुबीना मित्तल जी और उनकी टीम, उनके सहयोगी कुणाल ने इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उन्हें सही परिदृश्य की जानकारी जम्मू कश्मीर के बारे में हो सकेगी। मैं फिर से एक बार डॉक्टर रुबीना मित्तल जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ये सत्र जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस समय अगर सबके सामने एक प्रश्न है तो वो कश्मीर को लेके है। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा कदम इतिहास में लिया गया और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। तो आज कश्मीर को उसके परिप्रेक्ष्य में जब रखा जा रहा है तो वी हैव द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पैनल हियर, आई वेलकम देम ऑल। आप लोग अपनी बात रखेंगे। एक फूड फॉर थॉट मैं देना चाह रहा था। जब भी कश्मीर के बारे में बात होती है तो एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव चालू होता है कि भाई 47 में हरि सिंह जी जो थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन जो था वो साइन कर दिया और वो मुसलमानों की इच्छा नहीं थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका नहीं हुआ, वो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। फिर उसको लेके एक बार बार यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। यहाँ पे लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि उससे पहले उन्होंने और कंडीशन रखी थी कि भाई पैसे पाकिस्तान के आदमी वापस जानी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एनीवे, मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, एक नैरेटिव क्यों मिस हो जाता है? वो नैरेटिव है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन। 1954 में जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, क्योंकि उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करी गई थी जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा, क्योंकि दैट इज द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जब हमेशा बात होती है कि पीपल्स एक्सप्रेशन, पीपल्स वॉइस, दैट इज ऑलवेज मैनिफेस्टेड इन अ डेमोक्रेसी थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो 54 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस समय शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे और हर वो नेता कश्मीर का जिसका नाम आज़ादी से उनके डिसेंडेंट्स या किसी के द्वारा लिया जाता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य था। सारी सीटें जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ले ली थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पास करा उसका प्रियम्बल बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर on this so and so date want to formalize our relationship with India, of which we are an integral part. ये था expression of the voice of the people of Kashmir 54 में। ये 50 की बात नहीं है, 54 की बात है। This constitution still exists today and this is the preamble. इतने साल के नैरेटिव, कश्मीर के नैरेटिव के बारे में मैंने हर चीज सुनी। ये जो उनका फॉर्मेशन था कि हम हिंदुस्तान के इंटीग्रल पार्ट है, ये कश्मीरियों का था, हमारा नहीं था। ये वहां की जनता ने जो नुमाइंदे चुने थे, उन्होंने ये तय करा था कि वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये किसी भी कश्मीरी चर्चा के नैरेटिव में कैसे मिस होता है?
ये डेलिबरेट होता है, ओवरसाइट है। आप सबने कश्मीर का इतिहास बहुत देखा है, कश्मीर का सत्य बहुत देखा है। मैं रियली चाहूँगा कि ये भी एक प्रश्न, कहीं जब कश्मीर का जिक्र आता है तो इसके बारे में भी चर्चा कहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मैं सुचि जी से निवेदन करूँगा, उससे पहले आप। Thank you so much, Sudhanshu sir. The theme of our second session is कश्मीर कल्हन से कालांतर तक। कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिणी कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास में से एक है। एक गौरवशाली अतीत के बाद कश्मीर मध्यकाल से लगातार आक्रमणों, उपनिवेशीकरण और राजनीतिक अस्थिरताओं के साथ अशांति के दौर से गुजर रहा है। कश्मीर का इतिहास वहाँ के लोगों और उनके पहचान के लिए उनके संघर्ष का इतिहास भी है। और हाल ही में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने उन्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर की आशा प्रदान की है। मैं इस सेशन के शुरुआत करने के पहले मैं सभी पैनलिस्ट का आप लोगों से परिचय कराती हूँ। किसी कारणवश अमिताभ मट्टू सर जी, जो इस सेशन के पैनलिस्ट थे, वो नहीं आ पाए हैं। उन्होंने इस के लिए खेत भेजा है और हमारे कार्यक्रम के लिए अनंत शुभकामनाएं। Our distinguished panelist is Shri Ashutosh ji, who is co-founder of Jammu Kashmir Study Center, which played an important role in providing the legal framework for the abrogation of Article 370. Shri Ashutosh ji is a journalist and writer of work, and he wrote Swatantra Samar Ki Yashogatha. Our distinguished panelist is well-known filmmaker Shri Vivek Agnihotri ji. His film have received many national and international awards. His film, The Kashmir File, is a significant film depicting the plight of Kashmiri Pandits and the harsh realities of the region. His other important films includes Buddha in the Traffic Jam, Tashkent File, The Vaccine War, etc. Apart from this, he has also written best-selling books like The Urban Naxals. Younger of all, our next panelist is journalist and activist Yana Mir. She has been involved with many important media houses. She has been the voice of young Kashmiris at the global level. She is instrumental in shedding light on the hard-hitting realities of youths in Kashmir. Now we will request the moderator of the session, Dr. Shuchi Yadav, to take the discussion forward with our esteemed panelists. Dr. Shuchi Yadav is the chairperson of the Center of Media Studies at Jawaharlal Nehru University. She has been teaching at different organizations for the past 20 years. I request Dr. Shuchi Yadav to take the discussion forward. सबको मेरा नमस्कार। पहले सेशन ने एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माहौल बनाया, जिसमें हिस्ट्री के बारे में और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के बारे में, ग्रैंड नैरेटिव्स, मेरा नैरेटिव्स और माइक्रो नैरेटिव्स के बारे में भी बात हुई। आई थिंक ये पैनल थोड़ा मीडिया नैरेटिव्स के बारे में है। जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, हिमांगी जी ने इंट्रोड्यूस कराया पैनल को। बहुत सारे लोग यहाँ प्रैक्टिस से जुड़े हैं। आशुतोष जी, जिन्होंने कि पिछले कई वर्षों में, इस 10 साल में ही नहीं पर पिछले कई वर्षों में ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर के लोगों से एक कनेक्ट बनाए रखा। और जैसा कि सुधांशु जी ने पॉइंट आउट किया कि क्यों ऐसे नैरेटिव्स एब्सेंट रहे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बता नहीं पाए, या कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स को तोड़ मड़ोड़ के सामने लाया गया। ये बहुत बहुत बड़ी एक विडंबना रही है पूरे क्या कहते हैं समाज की। जैसा कि पिछले पैनल में डिस्कशन हुआ, सिविल सोसाइटी, हिस्ट्री, फैक्ट्स, नैरेटिव्स। आई थिंक वेस्टर्न नैरेटिव्स, मेरा कहना ये ज़रूरी होगा यहाँ पर अंडरलाइन करना कि वेस्टर्न माइंडसेट में हमने अपने आप को बाइनरीज में डिवाइड कर लिया। इसलिए पिछले सेशन में जो हमको बाइनरीज दिए गए, वो पिछले सेशन में हम उन्हीं के आसपास, मैं कहना चाहूँगी, घूमते रहे कि हिस्ट्री है कि नहीं है, ये हिस्टोरियन है कि नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर टॉकिंग स्टोरीज which are evidence backed are historical narratives, and the past needs to be represented
through scientifically evidence backed stories. हम कहानियों में जीते हैं और ऐसी ही कुछ कहानियां आज मेरे पैनलिस्ट के पास हैं। विवेक जी यहाँ पर हैं जिन्होंने कहानियों की एक धारा शुरू की और जैसा कि पिछले सेशन में कहा गया डंके की चोट पे कहो, तो उन्होंने अपनी बात डंके की चोट पे कही, जिसमें स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक नहीं किया पर आपको मजबूर किया सोचने पे और आज भी सोचने पे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी एब्सेंसेस हिस्टोरिकल नैरेटिव में क्यों रही जिसने कश्मीर को एक तरीके से, एक नज़रिए से फ्रेम किया। कॉन्फ्लिक्ट को बेचा गया, कॉन्फ्लिक्ट का बिजनेस बनाया गया। और लेकिन ये कहना चाहूँगी मैं कि पिछले कुछ वर्षों में और स्पेशली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने उस नैरेटिव को एंड किया जो फॉल्सिफाइड थे, जो झूठ थे और झूठ पे आधारित थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया सुधांशु जी कि कश्मीरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, थे, हैं और रहेंगे। और ये 1947 में ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली। जो काम अधूरा था उसको पिछले वर्ष पूरा कर दिया गया। आनंद जी यहाँ बैठे हैं, जेएनयू का एक कनेक्ट है तो मैं रेफरेंस तो करूँगी ही क्योंकि मेरे कुलीग हैं, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी लड़कियाँ जो समाज से आती थीं कश्मीर से, उनकी केस स्टडीज़ डिस्क्रिमिनेशन की 370 को लेते हुए किसी ने बात नहीं की। आई थिंक आनंद जी एक ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और यहाँ मैं कहूँगी हिस्टोरियन भी हुए, क्योंकि उन्होंने उसको पास से जोड़ा कि राधिका गिल जैसे लोग जो सफाई कर्मचारियों के कम्युनिटी से आते थे, उनको वहाँ पर जीने की, काम करने की, पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी। ऐसे नाम सामने आए। आज मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी बैठी ऑडियंसेस में राधिका गिल जैसे बच्चों को कोई जानता होगा जो कि अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। औरतें जिनको ये अधिकार नहीं थे कि वो अगर वहाँ 370 है और 35A जो कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, वहाँ वो औरतें सांस नहीं ले सकती थीं, प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थीं, शादियाँ करने में उनको परेशानी थी। आशुतोष जी यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कश्मीर का एक ऐतिहासिक, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट जो कि हम सबको शायद फिर से मैं कहूँगी एब्सेंट रहा है, उसको मेन स्ट्रीम में जो पिछले 10 वर्षों में आया है, कलन की राजतरंगिनी हो, नीलमत पुराण हो या कोई भी ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज जिनको के हिस्टोरियंस ने साइडलाइन कर दिया। आई वुड नॉट गो इनटू दैट बिकॉज लास्ट सेशन वाज all about it, you all can read about it. But yes, Ashutosh ji is here who can let us know that what has the civilizational connect between Kashmir and the day of today has been, and it has been with the glorious past of India, where brand India has been building and should be building on that civilizational connect. आशुतोष जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहीं से आप खड़े होके बोलिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान विवेक अग्निहोत्री जी, जिनसे हम सब परिचित हैं और उनसे ज़्यादा उनके काम से परिचित हैं, और जम्मू कश्मीर के बारे में देश को बताने में उनकी जो भूमिका है उसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। याना अमीर नई उभरती हुई पत्रकार भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जगह जगह अपनी बात कह रही हैं और एक बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए पहचानी जाती हैं। मैं दोनों का प्रणाम करता हूं। डॉक्टर सुश्री यादव जो संचालन कर रही हैं उनको भी अभिनंदन, और सबसे बड़ा अभिनंदन सुधांशु जी को जिन्होंने ये आयोजन किया है और एक बार फिर प्रासंगिक बातों को, सही बातों को सही परिप्रेक्ष्य में और दिल्ली के एक ऐसे वर्ग के बीच में रखने का उन्होंने अवसर दिया है जो वास्तव में राय बनाने में काम करते हैं। ये जो आज का प्रश्न है कल्हण से कालांतर, ये इतना लंबा टाइम फ्रेम है जिसमें आसानी से समेटना मुश्किल काम है, क्योंकि कल्हण ने भी जो लिखा है वो अपने से 3000 साल पहले का लिखा है, 4000 साल पहले का लिखा है, तो कुल मिलाकर लगभग 5000 साल की कहानी ये है। इसलिए इस सबको तब से लेकर आज तक इस सबको इकट्ठा करना ये कम समय का नहीं है, लेकिन तो भी संकेत रूप में कुछ बातें हो सकती हैं। कल्हण की राजतरंगिणी इतिहास की पहली प्रामाणिक किताब मानी जाती है, इसलिए मानी जाती है कि हम जो आज रिसर्च मैथोलॉजी जिसको कहते हैं
उसमें से बहुत सारे हिस्से को उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने किन किन किताबों को पढ़ने के बाद ये लिखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखे, उसके लिए क्या रेफरेंस यूज किए, ये उन्होंने आज से 1000 साल पहले किया। और इसलिए कल्हड़ का लिखा हुआ ये इतिहास है, और उस इतिहास में उन्हें जो पहले मिला वो उन्होंने लिया, अपने समय की कहानी कही, लेकिन उसमें कुछ बातें आज के लिए प्रासंगिक है, उतना करना आज भर काफ़ी है। उन्होंने जो भी लिखा उसमें से कई ऐसे बिंदु निकलते हैं जो आज चर्चा में हैं। जैसे आज हम देखते हैं भारत लोकतंत्र की जननी, ये बड़ी चर्चा में है, लेकिन कल्हड़ की राजतरंगिणी में ऐसे अनेक अवसर हैं जहां वो बताते हैं कि राजा, प्रजा, राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, और प्रजा भी अपने अधिकार कैसे एक्सरसाइज करती है। राजा काम नहीं कर पाया और प्रजा ने राजा को बदल दिया, ऐसे अवसर कश्मीर में हैं। इतिहास में महिलाओं की जो चर्चा होती रहती है, महिला रानियां, महारानियां, ये कश्मीर के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे पहले मिलती हैं। ललितादित्य की चर्चा हुई। ललितादित्य सबसे बड़ा विजेता कश्मीर का था, जो दक्षिण में केरल तक गया और पूर्व में खासी हिल्स तक गया, जीतता हुआ गया। और उस समय के राजाओं की, सुधांशु जी कह रहे थे छत्री की क्या पहचान, उस पहचान से अलग जब उसने कन्नौज जीता तो उसके राजा को उसके सामने प्रस्तुत किया गया और उसने पूछा कि बताओ मुझे क्या अर्थदंड देना है। हारने वाला तो दंड देता ही है, और उसने कहा कि दंड के रूप में तुम्हारे राज्य का सबसे बड़ा विद्वान मैं कश्मीर लेकर जाऊंगा। आचार्य अभिनव गुप्त के पूर्वज आचार्य अत्रगुप्त को वो लेकर कश्मीर गया, वितस्ता नदी के तट पर उनका आश्रम बनाया और उनको वहां रहकर अपने ज्ञान का एक प्रसार करने का अवसर दिया। वही ललितादित्य जब 12 वर्ष तक युद्ध करने के बाद दूसरे दौर में गया मध्य एशिया की ओर और नहीं लौटा, तो एक प्रतिनिधिमंडल उससे मिलने गया। उसने कहा कि मैं तो जिस अभियान पर निकला हूं वहां से लौटना नहीं है मुझे, लेकिन अगर राजा की आवश्यकता है तो उसने अपने पुत्रों का परिचय बताया कि ये लड़के के मेरे गुण दोष ये हैं, इस लड़के के गुण दोष ये हैं, तो राजा बनने के लिए उपयुक्त तो ये है, इसलिए इसको राजा बनाना, इसमें बड़े को बनाना कोई आवश्यक नहीं है। और साथ में उसने संदेश भेजा कि अगर मेरा ये पुत्र भी राजा के कर्तव्य पालन करने में असफल रहे तो प्रजा उसको हटा दे और जो उपयुक्त, प्रजा में से जो उपयुक्त व्यक्ति मिले उसको राजा बना ले। तो ये लोकतंत्र के अधिकार जिनकी बात हम आज करते हैं वो वहां से हमें मिलते हैं। ज्ञान की परंपरा, आचार्य अभिनव गुप्त की मैंने बात की। आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर में रहते थे और उन्होंने संकल्प किया कि उस घाटी से बाहर कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त तंत्रालोक लिखते हैं और उसमें एक भवन खंड लिखते हैं पूरा, और उस भवन खंड में पूरे भारत के उनकी उस समय की परिचित धरती का पूरा भूगोल बताते हैं। जो कश्मीर घाटी से बाहर कभी नहीं आया वो उड़ीसा के समुद्र में कौन कौन से द्वीप हैं, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, उनके गुण क्या हैं, ये बताता है। ज्ञान की परंपरा का ये प्रवाह कैसे होता था दक्षिण से उत्तर और पूरे भारत में, इसको देखने की दूसरा पक्ष है जो कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें मिलता है। समय बदलता जाता है। समय बदलता जाता है। ललितादित्य के बाद 11वीं शताब्दी आती है, कल्हड़ का अपना काल है, उसका पूरा विश्लेषण करता है। राजतरंगिणी कल्हड़ की अंतिम नहीं, कल्हड़ के बाद भी और 2 राजतरंगिणी लिखी गई, एक राजदर्शनी लिखी गई, और उसके बाद उनमें पूरा 15वीं-16वीं शताब्दी तक का पूरा इतिहास उसमें आता है। जिस समय को हम मानते हैं कि वहाँ पर एक अलग प्रकार का आस्था चल रही थी, उस समय भी इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे, साहित्य लिखा जा रहा था। उस समय भी संस्कृत में कई हजार ग्रंथ लिखे गए हैं, जब हमें लगता है कि उस समय केवल इस्लाम था वहाँ पर। भारतीय मूल्य वहाँ जीवित थे और वो अपना काम कर रहे थे, और ये प्रवाह निरंतर चला। ज्ञान, कश्मीर का परिचय ज्ञान से जुड़ा है, उसकी साधना से जुड़ा है, और वो निरंतर प्रवाहमान रहा है, आज तक हमारे पास है। इसलिए सबसे पहली पांडुलिपियाँ गिलगित में हमें मिलती हैं। वहाँ पर बुद्ध
का विचार साथ चलता है, शैव दर्शन चलता है, शाक्त दर्शन चलता है, निम्बार्क चलता है, और बाद में जो दर्शन आते जाते हैं उन सबको भी स्थान मिलता है। इसलिए साथ रहकर जीने की, सबको अवसर देने का जो विचार है, ये कश्मीर से हमें मिला है। और कश्मीर से इसलिए मिला है कि भारत की जिस परंपरा को, जिस भारत के मूल्यों को, जिसको हम शाश्वत मूल्य कहते हैं, वो उसी धरती पर, उसी सप्त सिंधु के क्षेत्र में, उसी सिंधु की सहायक नदियों के तट पर वो सभ्यता उत्पन्न हुई। उसमें से ही हम सब के पूर्वज आए हैं, और इसलिए एक निरंतर प्रवाह है जो कश्मीर ने भारत को दिया है। इसलिए भारत ने कश्मीर को क्या दिया, आज इसकी बहुत चर्चा होती है। कश्मीर ने भारत को क्या दिया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। पिछले 75 वर्षों की बात है। इन 75 वर्षों में बहुत सारी बातें ऐसी आई जिनको आज समझने की ज़रूरत है। एक नैरेटिव चला, उसकी बहुत चर्चा हुई है इसलिए, और मुझे लगता है विवेक जी ने तो उस नैरेटिव को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है, वो उस पर बात भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन जो बातें, जो नैरेटिव चल रहे हैं, इसमें उत्तर ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है कि हम उचित प्रश्न ढूंढ लें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमने सही अर्थों में नहीं लिया। महाराजा हरि सिंह भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे या अलग रहना चाहते थे, ऐसा उसका कोई आधार मिलता नहीं है, लेकिन ये चर्चा चली। कश्मीर के बाद 25 स्टेट्स का और एक्सेशन हुआ, कोई बात नहीं करता कि उनको लेट क्यों हुआ, कश्मीर का देर से हुआ। इस पर सारी बहस केंद्रित हो गई। मर्जर नहीं हुआ, एक्सेशन हो गया, लेकिन मर्जर नहीं हुआ। वो एक्सेशन की बात हो गई, पक्का हो गया, उसका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो एक्सेशन तो हो गया, मर्जर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। चीफ जस्टिस ने पूछा सरकार के अधिकारी से, भाई मर्जर क्यों नहीं हुआ? उनके पास भी उत्तर नहीं था, लेकिन बाद में खोजा गया तो 254 स्टेट्स ऐसे थे जिनका मर्जर नहीं हुआ, और वो भारत है जिनका नाम भी नहीं मालूम। मर्जर होना कोई आवश्यक शर्त नहीं थी। जिनका एक्सेशन हुआ उनका मर्जर नहीं हुआ, जिनका मर्जर हुआ उनका एक्सेशन नहीं हुआ। छोटे छोटे स्टेट्स से वो आपस में मर्ज होकर एक बड़ा एंटिटी बने, इसलिए उनका मर्जर होना था। छोटे स्टेट्स का, कश्मीर का होना नहीं था। कश्मीर अपने आप में इतना बड़ा था कि वहाँ से 4 संविधान सभा के लिए 4 सदस्य लाए गए, इसलिए ये सही प्रश्न वहाँ नहीं उठे। संविधान के साथ मखौल होता रहा। 35A की चर्चा, 370 की चर्चा। 370 इनऑपरेटिव हुआ। मैं इनऑपरेटिव शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, एब्रोगेशन नहीं कर रहा हूँ। भारत के संविधान में 370 किस लिए जोड़ा गया? संविधान सभा में उसका उत्तर है, उसमें बताया गया कि भारत का संविधान में 370 इसलिए आया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करेगा, उसका रोकेगा नहीं। उसने 5 अगस्त 2019 को भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, यानी 370 का उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद उसके कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और इसलिए जिन प्रश्नों की हमें पहचान करनी थी, उनके उत्तर ढूंढने से, उनके बजाय हम ऐसे नैरेटिव्स पर चलते चले गए जो शायद तथ्यों पर आधारित नहीं थे, और इसी के कारण हमें एक ऐसे भ्रम में जिए जिनका निवारण 2019 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, और एक एक करके आज भी होता जा रहा है। आगे की चर्चा के लिए मैं संचालक जी। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो झूठ की बात हुई और शुरू हुई, उस पर मैं विवेक जी को लाना चाहूँगी। विवेक जी, आपने जो एक इकोसिस्टम था झूठ का, जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन सब इन्वॉल्व थे, और सारे स्टीरियोटाइप्स को आपने ठोक बजाया स्क्रीन पर। आई वुड से इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट व्हाट वेंट इनटू दैट मेकिंग, आई थिंक इट विल बी नाइस इफ यू कैन शेयर everything with all of us. It's an opportunity for us to listen to Vivek ji on breaking the stereotypes. कश्मीरी हिंदुओं के बारे में आपने जो बात कही अपनी, वो आप सबके सामने रखें। थैंक यू शुचि जी, थैंक यू सुधांशु जी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम, हेमांगी, पीपल हु इनवाइटेड मी हियर। मैं एक बहुत कठिन फिल्म पे काम कर रहा हूँ, 24 घंटे वही कर रहा हूँ, पर सुधांशु जी का आदेश हो और ना हो तो बड़ा ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। मेरी सुधांशु जी से सिर्फ एक ही शिकायत है कि आप जब टीवी पे बोला करते थे एज एन एक्सपर्ट तो लगता था कुछ बातचीत हो रही है, अब आपने छोड़ दिया है तो सिर्फ गुंडागर्दी रह गई है। और मैं बहुत घूमता हूँ, मैं जितना घूमता हूँ इतना सिर्फ
आरएसएस के प्रचारक भी नहीं घूमते होंगे शायद। मैं गली गली, गांव गांव, शहर शहर, आप अगर मेरा देखें सोशल मीडिया, मैं 24 घंटे घूमता रहता हूं। मैं 4-4 घंटे सो के भाग रहा हूं। और उसके पीछे मैं आपको क्लियर कर दूं, और मैं हज़ारों बार बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं, उसका रीज़न ये है कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक वक्त में कहा था, एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे मेरे को पता नहीं, पर मैं पैराफ्रेज कर देता हूं। उन्होंने कहा था, गिव मी 100 कमिटेड वॉलंटियर्स एंड आई विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ हिंदू नेशन। बड़े दुर्भाग्य की बात है, उन्हें जीते जी वो 100 वॉलंटियर्स नहीं मिले। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा बचा हुआ कर्म है। मैं अपने आप को उस काम का एक वॉलंटियर मानता हूं, इसलिए मैं जो कर रहा हूं कर रहा हूं। मैं शुरू करूं उसके पहले, जब लोग बोर होने लगे मुझे बता दीजिएगा। टाइम से चलना है तो टाइम से भी बता दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैं कश्मीर में अभी शुरू करता हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। मैं आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मुझसे अधिकतर लोग ये बोलते हैं, पागल हो गए हो कि यार क्या कर रहे हो। और ये बात सही है कि इसके पहले जब मैं चॉकलेट, गोल्ड, हेड स्टोरी ऐसी फिल्में बनाता था तो आई वॉज अर्निंग लाइक वल्गर मनी। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीबी क्या होते नहीं देखी थी, अब देख रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा इस बात पे, क्योंकि आप नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि आपको यकीन लायक बात नहीं है। लेकिन ऐशो आराम, ग्लैमर, एक ज़िंदगी का लुत्फ उठाना, वो ज़िंदगी जो 140 करोड़ भारत के और मेरे ख्याल से 7.5 अरब सारी दुनिया के लोग उठाना चाहते हैं। किसी तरह फिल्मों में चले जाएं, फट से फेमस हो जाएंगे, पैसा हो जाएगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी। वो सब छोड़ के मैं ये क्यों कर रहा हूँ? Why I am imprisoned in my own house after making Kashmir Files? क्यों मैं ये फतवे 3-3, 4-4 मेरे नाम पे इशू करते हैं? और क्यों मैं इसके बाद अगली फिल्म जो बनाने वाला हूँ, अभी तो 3 फतवे इशू हुए हैं, उसका 3000 होने वाले हैं। क्यों? मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। मैं आपको रीज़न ये समझाता हूँ कि हम लोगों ने, मैं क्यों सुधांशु जी के एक्सपर्ट टीवी कमेंट्स की बात क्यों कर रहा था, उसके पीछे एक रीज़न है। हम लोगों ने हमेशा अपने काम को, अपने समाज और अपने राष्ट्र के काम को आउटसोर्स करके रखा है। हमने अपनी पूरी पॉलिटिक्स, अपना धर्म, अपनी हर चीज आउटसोर्स की है। और आज जो सबसे बड़ा हम पाप और गुनाह, आप मेरे वर्ड्स में इसलिए बोल रहा हूं डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन एक दिन आपको मेरे शब्द याद आएंगे कि एक मर्द का बच्चा था जिसमें हिम्मत थी पॉपुलर नैरेटिव के अगेंस्ट बोलने का। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा और आज की जब बात होगी और आगे चल के, वक्त बदलता है पहिया, मैं आपको बता रहा हूं अगली जनरेशन सिर्फ एक बात कहेगी, इस दौर का सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो वो है मीडिया। और वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं, वो मीडिया जिससे आप प्यार करते हैं। रीजन बीइंग, हम लोगों के इतने सैक्रिफाइस, जम्मू कश्मीर विचार मंच वाले लोगों का जितना सैक्रिफाइस आप सोच नहीं सकते। कश्मीर की जब बात होती है तो पहले लेफ्टिस्ट मीडिया और अब राइट विंग का मीडिया सबसे बड़ा पाप जो वो कर रहे हैं, कश्मीर को एक ज्योग्राफिक रीजन की तरह से स्टैब्लिश कर देते हैं। आज भारत में मैं इतनी जगह घूमता हूं, आप रिसर्च कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिएगा, दे ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ कश्मीर एंड इंडिया। ये हिंदू लोग भी यही करते हैं, भारतीय लोग ये करते हैं। कश्मीर एक फिनोमिना है, इसलिए कि आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए, अब बंद कर दिया डर के मारे कुछ दिनों से, कि 500 कश्मीर की बात कौन करता था, कि हम भारत में 500 मिनी कश्मीर बना देंगे। आपने सुना होगा ये बात पक्की, राइट? इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको समझाता हूं। कश्मीर एक प्रोसेस चल रही है, एक समझिए एक वनडे मैच चलता है, उसमें बीच में किसी ने एक सेंचुरी बना दी, उसके पहले भी सेंचुरीज बनी, उसके बाद भी बनी, तो ये वनडे का एक चैप्टर है। मैं अभी अगली फिल्म बना रहा हूं जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। अगर आप भारत के बाकी भूल जाइए, जहां से भारत की पॉलिटिक्स शुरू होती है और आज जहां खड़ी है, उसमें एक ही डिस्कशन चला है 100 साल में, वो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। भारत की सारी पॉलिटिक्स वहीं आके रुकती है। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आप डेवलपमेंट से शुरू करिए, वहीं आके खत्म होगी। हर चीज वहीं आके रुक जाती है। क्या कारण है? आज से 100 साल पहले गांधी जी, तिलक जी की डेथ होने के बाद काफी वो साउथ का भ्रमण किया उनने। देन ही आइडेंटिफाइड अ प्लेस
जहां पे मुस्लिम डेमोग्राफी काफी ज्यादा थी, लगभग 48% थी। इस एरिया का नाम था मलाबार। मलाबार, जिसको केरला में आप लोग मोपला के नाम से जानते होंगे, मलाबार। मलाबार स्पाइस कैपिटल थी वर्ल्ड की। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पीसफुल प्लेस, एग्जैक्टली लाइक कश्मीर। और इसलिए वहां से गल्फ से, अरब से स्पाइस्ड रूट के बहाने वहां से लोग आए। और जब ये व्यापार चल रहा था तो इस्लाम में एक निकाह एक टाइप का होता है विच इज़ फॉर प्लेजर, विच यू कैन डू। बहुत कम जो रकम होती है उस पर आप कमिट करके उस मुटाना, राइट। तो वो जो उसके तहत वहाँ की लड़कियों से शादी करने लगे। बड़ी छोटी सी बात है, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो मौसम खराब होता था रुक जाते थे, शादी करते थे और बच्चे होते थे। मौसम ठीक होता था तो वो क्या देते हैं निकाह तोड़ने पे महर। तो महर की छोटी मोटी रकम दे के चले जाते थे और लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता था कि चलो इस बहाने बच्चा भी हुआ और पैसे भी मिल गए। और इस तरह से वहां की डेमोग्राफी चेंज होनी चालू हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने जब वहां पे हमला किया तो जैमोरिन जो वहां के थे, शायद जमींदार, उन्होंने ऑर्डर किया कि हर मछुआरे के घर में एक बच्चा एज अ मुस्लिम रेज होगा। एंड दे इशूड सर्टेन कमांडमेंट्स कि हिंदू लोग जो है अपना घर लॉक नहीं कर सकते, ये लोग घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, ये लोग कोई वेपन नहीं रख सकते। आप याना जी हैं, कश्मीर से हैं आप, वो भी शायद जानती होंगी, शायद नहीं जानती होंगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जानती होंगी। कश्मीर में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। जब फर्स्ट एक्सोडस हुआ था तो 10 कमांडमेंट्स बने थे, 10 कमांडमेंट की लिस्ट है, उसमें एग्जैक्टली यही था कि आप वेपन्स नहीं रख सकते, आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, आप अपने घर में ताला नहीं रख सकते, ताला नहीं लगा सकते, राइट। और वहाँ धीरे धीरे जब एक मछुआरे के घर में एक मुस्लिम बच्चे को रेस करने की बात ऑर्डर पास हुआ तो धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई और करते करते 48% वहाँ की डेमोग्राफी हो गई। गांधी जी, तिलक जी की डेथ के बाद काफ़ी दौरा करते रहे केरला का शौकत अली साहब के साथ और अल्टीमेटली 16 अगस्त 1920 को कैलीकट के बीच से, कैलीकट आप सब जानते होंगे, बड़ा खूबसूरत बीच है, तो कैलीकट के बीच पे 20,000 लोगों ने सुनने आए और वहां पहली बार गांधी जी ने ऑफिशियली पब्लिक रैली में खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। जो लोग खिलाफत मूवमेंट, कितने लोग जानते हैं, पढ़े लिखे, जो पुराने लोग नहीं, यंग में, आप जानते हैं? हाँ, क्योंकि मैं अभी कई जगह पूछता हूँ, लोग समझते हैं खिलाफत का मतलब है किसी को अपोज करना, जो गलत है। खिलाफत वर्ड आता है कैलिफेट से। उस वक्त, हाँ, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंग्लैंड ने जो है टर्की के खलीफा के ऊपर अटैक किया था, तो एक खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था। लेकिन मजे की बात है, कोई भी मुस्लिम कंट्री जो थी उस खिलाफत मूवमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ हिंदुस्तान में जो लोग थे वो खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। ब्रिटिश लोग, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँ क्योंकि समझाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप कश्मीर कभी ज़िंदगी में समझ नहीं पाएंगे। और कश्मीर आप हमेशा ये टीवी के जो एंकर्स होते हैं उन्हीं वो जो बताएंगे आप वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब ये था कि हम टर्की के खलीफा जो है सिर्फ उसी के एलिजियंस को मानते हैं, मतलब हम सिर्फ उसी के रूल को और सिर्फ उसी के डिक्टेट को मांगते हैं, बाकी कुछ मैटर नहीं करता, हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। उनके हिसाब से जो टर्की था वो पीसफुल लैंड था और भारत जो था वो लैंड ऑफ वॉर था। अब अंग्रेज लोग ये कह रहे थे कि भाई हम आपको आज़ादी की बात ही कैसे शुरू करें, स्वराज की। उस वक्त स्वराज का मूवमेंट गांधी जी ने चालू किया था। स्वराज की हम आपसे बात ही कैसे करें, क्योंकि आपकी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 10 करोड़ मुस्लिम्स की, वो तो तैयार ही नहीं है, उन्हें फ्रीडम चाहिए ही नहीं भारत से, उन्हें कोई लेना, आप इनको जोड़िए तो होगा। गांधी जी को वहाँ एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दिखी। कभी ये मत समझिएगा गांधी जी खराब आदमी थे, पर गांधी जी के कुछ डिसीजंस थे जो शायद उस वक्त सही रहे हों लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में गलत निकले। तो गांधी जी ने वहाँ शौकत अली के साथ मिलके पहली बार खिलाफत को अप्रूवल दिया। उन्होंने कहा मुझसे ज़्यादा गहरा अध्ययन इस सब्जेक्ट का किसी ने नहीं किया है और मैं पूरी अथॉरिटी के साथ ये कहता हूं कि खिलाफत के साथ खड़ा होना हर हिंदू का, उन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया, भारतीय नहीं, हर हिंदू का नैतिक, मौलिक, नैतिक
और धार्मिक कर्तव्य है। जब गांधी जी अनाउंस करके वहां से निकले, कई लोगों ने पेपर की रिपोर्ट से मेरे पास, जिसमें उन्होंने लिखा वाई गांधी वांट्स टू मेक मलाबार एज अ लैब फॉर कम्युनल दिस थिंग। आप जानते हैं उसके तुरंत बाद नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अंदर इस लेवल की गाली गलौज और मारा पीटी हो गई कि मोहम्मद अली कुर्सियां उठा के जिन्ना को मारने आए। यू नो व्हाई? बिकॉज गांधी जी के इस मूवमेंट का सिर्फ एक आदमी था जिसने खुल के ऑपोजिशन किया, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। एंड जिन्ना सेड एग्जैक्टली गांधीज वे इज द रॉन्ग वे, माई वे इज द राइट वे, बिकॉज माई वे इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वे। एंड ही सेड कि गांधी हैज इंट्रोड्यूस्ड रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स and this would mean only a toxic India, and there is no, Congress has become communal and there is no place for secular people like me. I therefore resign from the Congress and I am leaving this suffocating environment which Gandhi has created, and I am leaving India forever. And he left India that day 1921 में। शायद ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि जिसको आप हीरो समझते हैं और जिसको आप विलन समझते हैं, वो आप इसलिए समझते हैं कि आपको क्या बताया गया है। एग्जैक्टली जो नारे लगे थे, वो नारा था, अब जो मुस्लिम्स थे वहां के मलाबार के, उनने कहा कि गांधी जो हैं वो मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं और इसके बाद मुस्लिम स्वराज मिलेगा, एंड गांधी ने अप्रूवल दिया है मुस्लिम स्वराज को। दैट्स द मैसेज दे अंडरस्टूड। और इसलिए बहुत जरूरी है कि यहां पे हमारी पूरी 100% पॉपुलेशन हो। और एक, मैं वो सारे वेल्स में भी होके आया हूं, सारे वीडियोज में डालूंगा धीरे धीरे। आप कम से कम 50-60 वेल्स, कोई एक वेल नहीं था जो लोग बताते हैं बिना पढ़े लिखे इधर का कट एंड पेस्ट करते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये भी है, हिस्ट्री भी जो चाहता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी लिख भी देता है। ऐसे 100 वेल्स थे, क्योंकि वहां पे जो ब्राह्मण हुआ करते थे, नायर्स एंड मेनन, सबके घरों में वेल्स होते थे, बहुत बड़े बड़े घर थे वो। रातों रात जिन लोगों को मारना था, उनके घर के बाद कुल्हाड़ी, आप जानते हैं ना, उससे ऐसे मार्क्स बनाए गए थे, निशान। वो सारे निशान में देख के आया हूं। और उसके बाद जो मेहम चालू हुआ वहां पे, लगातार हिंदुओं को मारा गया, उनको काट काट के वेल्स में डाला गया। क्या क्या हुआ है मैं सब बता दूंगा, तो आपको फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा जो मैं अगली बना रहा हूं। उसके बाद मैं गया, स्वपन दानी मुझे बुलाया था कलकत्ता। अब तो खैर बहुत बार जाता हूं, पर तब जब गया था तब ममता दीदी ने मेरा एक प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कश्मीर पे। तो जब मैं कलकत्ता में गया, वहाँ 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स, यंग भरा हुआ था। नेशनल म्यूजियम आपने देखा होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, बहुत बड़ा उसका प्रांगण है। तो मैंने वहाँ पूछा, आप सब डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में तो जानते ही होंगे, कितने लोग जानते? तो मैंने देखा कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा था। मैं, कितने लोग जानते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, कलकत्ता में सिर्फ 50-60 हाथ उठे 1,500-2 हज़ार यंग बच्चों में से। अब डायरेक्ट एक्शन क्या था? डायरेक्ट एक्शन डे ये था कि 1931-32 में जिन्ना वापस आ गया, आई डोंट नो फॉर व्हाट मोटिव, बट व्हेन ही केम बैक ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू सपोर्ट 2 नेशन थ्योरी। हाँ हाँ, बट ही केम बैक, या राइट। सो जब बातचीत हो नहीं रही थी, जब गांधी जी केम टू मीट जिन्ना, और जब गांधी जी जिन्ना से मिले और उन्होंने बोला कि भाई यू इधर, गांधी का ये था कि इधर मुस्लिम लीग शुड रूल सम लीडर फ्रॉम देयर और कांग्रेस, इट शुड नॉट बी अ मिक्स। ही रियलाइज दैट इट वोंट वर्क। यू नो व्हाट इज इन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्ना ने क्या यूज किया? जिन्ना ने अंबेडकर की बुक थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एंड अंबेडकर सेड दैट in India exist 2 Indias, one is Bharat and one is Pakistan, and it is impossible for them to live with each other. Therefore, there should be 2 nations. और जिन्ना ने वही अस्त्र का इस्तेमाल करके बोला, when Ambedkar is saying it, when everybody in your party is saying, then how is it possible not to have? And we'll have it. And he announced something called Direct Action Day. क्योंकि वो बद्र की लड़ाई जो हुई थी, मदीना की जो सारी लड़ाई थी, मदीना टू मक्का की, वो तभी हुई थी। एंड ही सेड दिस इज एन ऑस्पिशियस डे। पूरी स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली वही थी जो मलाबार में थी, गिव सच अ ब्लो दैट दे कैन नेवर रिकवर। ये था, इतना प्रहार करो खून को, खून से सींच दो जमीन को कि पलट के कोई देख ना पाए। डायरेक्ट एक्शन डे में एग्जैक्टली यही हुआ। द पीपल हु वर सपोज टू बी किल्ड, दे वर मार्क्ड, देयर हाउसेज वर मार्क्ड,
पेपर में उसी तरह से एड्स निकले, वही डेमोग्राफी का सारा खेल हुआ, वही कमांडमेंट सारे के सारे निकले। जो सोहरावर्दी था उसने एग्जैक्टली वही कमांडमेंट्स किए कि पुलिस ये नहीं करेगी, घोड़ों पे हिंदुओं को देखने चढ़ने नहीं देना, उनको उस दिन टांगा को सॉरी क्या होता है वो हाथ रिक्शा उसमें नहीं चढ़ सवारी नहीं देना, एंड सामान नहीं बेचना हिंदुओं को, सारी दुकानें बंद हो गई। एग्जैक्टली वही 10 कमांडमेंट्स। हजारों हजारों लोग कटे, उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, सॉरी ओके, तो जो बस खत्म ही कर रहा हूँ, यहीं पे एंड है। तो जो उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं उस पे तो 30-40 साल किसी ने यकीन ही नहीं किया। जब उनको बताया गया कि किसी ये ब्रिटिश मार्गरेट नाम की औरत ने खींचे हैं तो सबने यकीन कर लिया। आप अभी गूगल करके डायरेक्ट एक्शन डे की फोटोग्राफ्स देखिएगा, नीचे सिर्फ हिंदुओं की सड़कें बिल्कुल लबालब भरी हैं लाशों से, और ऊपर इतने बड़े बड़े 100-200 वल्चर्स बैठे हुए हैं। अभी आप गूगल करके देखिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीर में तो वो हुआ भी नहीं जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था, लेकिन तब भी नेहरू ने यही कहा था कुछ नहीं होगा। ही सेड कि जितना ये बोलते रहते हैं कुछ होगा नहीं। मलाबार में एग्जैक्टली यही हुआ था। जब हाजी ने ये सारा शुरू किया था तो जो हिंदू लीडर्स है गांधी जी से बोला कि भाई मलाबार में आप तो बोल के आए स्वराज, वो समझ रहे हैं मुस्लिम स्वराज। गांधी सेड कोट एंड कोट, कांग्रेस अधिवेशन में नागपुर में तो मोहम्मद अली साहब ने कहा है कि गांधी ने बोला अब तो काफिरों को मारना ही है, तो गांधी सेड नो हियर बाय काफिर ही मेंट ब्रिटिशर्स, कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली कश्मीर में वही हुआ, वही कमांडमेंट्स बने, वही घरों को मार्क किया गया, वही एड्स निकले। और जब ये बताया गया व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, तो राजीव गांधी उस वक्त फारूक अब्दुल्ला के साथ प्लेन में जा रहे थे। एक बड़े सुधांशु जी के दोस्त भी हैं, पर बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे, वो खुद प्लेन में थे, उनने किस्सा बताया है। उनने बहुत साल सरकार में भी रहे वो। उनसे जब ये बात उठाई उनके सामने तो राजीव गांधी सेड नहीं कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कश्मीर जो है ये एक माइंडसेट है। ये दिन 500 कश्मीरों की बात हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बंबई के जुहू बीच पे आ जाइए एक दिन, किसी दिन मैं आपको टिकट भेजता हूं अगर आपको यकीन नहीं है तो। मैं 20 साल से वहां रहता हूं, मेरे देखते देखते वो सफ़ेद बीच कब काला हो गया मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरे असिस्टेंट्स और मेरे बच्चे बोलते थे तो मैं हंसता था, कहता था झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब रहते हैं, सच को रहना है एज एन इंडियन वो रहे। लेकिन आज जो जुहू बीच है वो, वहाँ पे आपको एक हिंदू व्यक्ति नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ खचाखच भरा हुआ आपको ऐसा लगेगा। अभी अभी 10,000 रिफ्यूजीज आए हैं। मैं जहाँ रहता था उस घर के चारों तरफ वर्सोवा में, जहाँ मोस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रहती है, उसके चारों तरफ भी यही हो रहा है। इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उनके स्ट्रेटेजिस्ट लोग जिम्मेदार हैं। अगली बार कोई कश्मीर की बात करे तो ये मत सोचिएगा कि कश्मीर जो है कहीं ऊपर नॉर्थ में हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो बेंगलोर में रहते हैं। 500 मिनी कश्मीर बन चुके हैं, ये कब फटेंगे बस उसका इंतज़ार करिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कौन कब फटेगा और ऐसी दिल दहलाने वाली जो कहानियाँ आपने सबके सामने लाई, आई थिंक इसी से मैंने शुरुआत की थी कि कश्मीर इज़ अ स्टोरी ऑफ एब्सेंसेस, और उसका एक कॉन्टेक्स्ट पूरे भारत के साथ जुड़ता है, ये हम सबको समझना होगा। ऐसा नहीं कि वो अलग है। इंक्लूजन की ये पहली पहल है, मैं कहना चाहूँगी, जो कि यहाँ पर कश्मीर फाइल्स केवल के बारे में बात नहीं हुई, पर एक मानसिकता के बारे में बात हुई जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने शुरू की है। अब इतिहास की बात हुई, उसके बाद की बात हुई, कालांतर में अब अगर नई पीढ़ी को देखें तो पिछले सेशन में भी सोशल मीडिया को थोड़ा सा फ्रेम किया गया, लेकिन मैं कहूँगी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया के ज़माने में 21st सेंचुरी में कश्मीर का यूथ 370 के बाद आज क्या सोचता है। हम तो सब बाहर के हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन वहाँ के अंदर का रहने वाला क्या सोचता है, क्या करता है और भारत को कैसे देखता है, इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी याना मीर को, जो कि कश्मीर की यूथ आइकन के रूप में उभर के आई हैं। एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक प्रख्यात यूट्यूबर हैं। याना मीर, आपका स्वागत है।
Thank you so much for having me here, World Intellectual Forum. I'm feeling very humbled and very honored at the same time. I feel honored and humbled to be around such scholars and gurus who have spoken before me. आप सबको सुन के बहुत कुछ सीखा, समझा, थोड़ी बातें मानी, थोड़ी बातों से कंफ्यूज हुई. सुधांशु जी, बेशक आई एम प्राउड ऑफ माई सिविलाइजेशन, माई हिस्ट्री. लाइक यू सेड, वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री. इसीलिए तो जब जिहादी मुझे मुखबिर, मुनाफिक, भक्त ये सब लेबल करते हैं, समहाउ मुझे तौहीन महसूस नहीं होती. इनफैक्ट आई फील प्राउड. इट्स लाइक यू नो सेइंग, या डूड, यू आर राइट, आई एम अ प्राउड भक्त. सो देश से गद्दारी करना, अगर इससे मैं मुनाफिक बनती हूँ तो ठीक है, डूड, आई एम अ प्राउड मुनाफिक, व्हाटएवर. सो यू आर राइट, वी शुड बी प्राउड ऑफ अ सिविलाइजेशन. आनंद रंगनाथन जी बिजी चल रहे थे, शायद निकल गए हैं, लेकिन ये मेरे इंस्पिरेशन है. आई वांट टू टेल यू गाइज दैट इनफैक्ट मैं इनको कॉपी करने की भी कोशिश करती हूँ कभी कभी ऑन न्यूज़ चैनल्स. तो लेकिन इनकी बातों से मेरा जनरेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज इन्होंने कहा कि 90% बुक्स ट्रैश होती हैं. तो फिर अगर हम रिसर्च करना चाहें, करेक्ट हिस्ट्री कहाँ से जानेंगे अगर 90% बुक्स ही ट्रैश होती हैं? तो ये एक सवाल था मेरे मन में. विवेक जी ने भारत में डेमोग्राफिक चेंज की बात की. सर, इंग्लैंड टर्की को साइड में छोड़ दो. डेमोग्राफिक चेंज की सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे, जब वो घर में हिंदू बहू को लाते हैं तो बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? ये सबसे बड़ी वजह है. बहू को कन्वर्ट क्यों करते हैं? जो उसका रिलीजन है, जो उसका कल्चर है, उससे उसको छुड़ा क्यों देते हैं? जिस रिलीजन और कल्चर के लिए उसकी पीढ़ियों ने सदियों तक कुर्बानियाँ दी, उस बहू से क्यों कहते हैं कि वो कल्चर अपना छोड़ दे? ये सबसे बड़ी रीज़न है डेमोग्राफिक चेंज की. साई दीपक जी ने कहा कि हिंदू अपनी मंदिर क्यों वापस नहीं मांगते. मगर मेरा सवाल ये है कि खुद को भारतीय कहने वाले मुसलमान, मुगलों को डिफेंड करने वाले मुसलमान क्यों नहीं सोचते कि जब मुस्लिम सिर्फ 15% है इस देश में एंड हिंदूज क्लोज टू 80%, तो फिर मस्जिद भी उतनी 6 लाख और मंदिर भी उतने 6 लाख. ये क्यों नहीं सोचते? ये कैसे हो गया? एक संघ वाले जनाब, इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पिछले दिनों. उन्होंने कहा कि आपस में हिंदू मुस्लिम को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स ही हिंदू है, चाहे इबादत राम की करे या अल्लाह की. तो इस पे मैंने तबसरा किया. जब भारत के मुस्लिम्स कहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे, हम भी उतने ही भारतीय हैं, तो इनसे कितनों ने सवाल पूछा कि इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लेनी थी तब लड़े थे, अगर आज़ादी अफगानिस्तान या कतर से लेनी होती तब लड़ते क्या? कितनों ने पूछा? Anyway, coming to my subject, which is Kashmir. Kashmir is a land whose history, it's been like a recurring cycle. Kashmir has always struggled to keep its history intact. Foreigners always tried to erase Kashmir's history, whether Zainul Abidin erasing the names of 35 Kashmiri kings during his lifetime in the 13th century, or modern-day Pakistanis trying to build a fake narrative that Kashmiris are a lost Jewish tribe and have nothing to do with Kashmiri Pandits in their bloodline. तो fake narrative राज तरंगिनी में भी mentioned है, fake narrative आज भी चल रहा है. Kashmir has always been fighting to keep foreign attackers away, whether it was the great king Jaloka, who fought to keep the Greco-Bactrians out, or the modern-day Indian army fighting to keep Pakistani invaders out. So ये राज तरंगिनी भी mentioned है और आज भी हो रहा है. Kashmir always welcomed all beliefs and faiths and offered its land to devotees. Whether Shaivite Damodar, building the Damodar Sudha, or Lalitaditya, building the Sun Temple, or Zainuddin, building the Charare Sharif. Kashmir always witnessed destruction of its religious sites. Whether the destruction of Buddhist monasteries by King Nar in 1023 BC,
or the Hindu temples by Pakistani invaders in modern times. Now, interesting to note, अगर किसी ने आपसे कहा कि राज तरंगिनी फेक है, वो सब झूठ है, वो सब था ही नहीं, तो उनसे एक चीज कह देना कि ये वाला किंग नार जो है 1023 BC वाला किंग नार, BC वाला किंग नार, द वे ही डाइड, क्योंकि रेबेल्स ने इसके पैलेस को जला दिया था, तो इस वजह से आज तक कश्मीरी वर्ड फॉर फायर इज नार. तो अगर राज तरंगिनी फेक होता तो कश्मीरी वर्ड फॉर फायर वुड नॉट बी नार. एनीवे, Kashmir always witnessed some phases where it was overrun by foreign invaders. यानी कि बोलने के लिए कोई और किंग लेकिन रूल कर रहा है फॉरेनर, जैसे कि किंग वासुकला in 795 BC as he stayed silent when Hunas indirectly ruled, or more recently when the Abdullah stayed silent when Pakistan-backed Hurriyat was indirectly ruling Kashmir. So Kashmir witnessed many cruel leaders who were instrumental in massacre, whether Mihira Kula in 735 BC or Sikandar Butshi Khan in 13th century, or Sayyid Ali Shah Gilani in 1989. Many Kashmiri warriors were killed by honey trapping, whether King Waka in 665 BC or Rifleman Aurangzeb in 2018. Just like Gopaditya, who in 400 BC drove out his own religious heads and brought Brahmins from outside to rule because he believed they were more authentic Hindus. Kashmiris, even till modern times, thought Muslims from outside, like Andrabis from Afghanistan or Gilanis from Central Asia or Shahs of Iran, are better Muslims than their own Sufi Islam. So, जो राज तरंगिनी में तब था, वो आज भी हो रहा है. Many honest and virtuous rulers of Kashmir willingly gave up power, like Sandhimati in 22 BC or CM Ghulam Nabi Azad in 2008. जो राज तरंगिनी में था, वो आज भी हो रहा है. We know the word multitaskers well. Kashmir has given birth to multi-fighters, not multitaskers, but multi-fighters. So they fought simultaneously against different forces to protect Kashmir, whether Lalitaditya in 7th century fighting physical wars against Kambojas in north, Tibetans in east, or Dardas in south to protect Kashmir as integral part of his kingdom. Even today we have people like Yana Mir in media war fighting attacks from Pakistan in north, China in east, Western media and Turkey in west to protect Kashmir as part of Indian sovereignty. So it'll be very interesting to hear everyone present here as they unravel their experiences and the changes they witnessed in Kashmir after 2019, because 2019 is the year when many changes took place. So जो ललित आदित्य के ज़माने का जो ग्लोरियस एरा था, वो फिर से वापस आ गया 2019 में, an era of peace, prosperity, progress, moving ahead. And all I can hope for as a Kashmiri is that this continues, the reforms which have taken place continue, the progress continues. Thank you so much. थैंक यू सो मच नाना. एक यूथ की आवाज़ कैसी होती है और कैसे पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ सकता है एक नई तरीके से एक मीडिया पर्सन ही कर सकता है. अब मैं सब नहीं नहीं, मैं अपने लिए भी माफ़ी चाहूँगी. ये पूरा पैनल काफ़ी यंग है जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ. आई वुड से दैट हम सबको भूख लगी है क्योंकि हम लोग यंग हैं, लेकिन आई वुड वांट टू ओपन द हाउस फॉर सम क्वेश्चंस, क्योंकि पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का दौर है जिसमें यूट्यूब और मीडिया के लोग सारे जुड़े हैं. और जब विवेक जी, याना और आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं तो जर्नलिस्टों से और मीडिया फिल्म मेकर्स से और मीडिया पर्सन से कुछ सवाल तो बनते हैं. अगर किसी का कोई सवाल है तो पीछे से एक शायद हाथ उठा है, वहाँ पीछे. ये माइक पकड़ा देंगे आप प्लीज. कोई आगे से दो तीन क्विक सवाल पूछ लें तो. नहीं, इधर इधर इधर. Just a very quick question to the panelists. What is it that is going to happen in Kashmir to prevent the Pakistan army the way it's playing it out? I mean, that seems to be the fundamental question. How will you tackle the impact of the Pakistani army doing all that it is doing in Kashmir? I think Ashutosh ji can. We are not. You address the question to who you want to answer. Yeah. पहले आप में जवाब नहीं कभी आएगा. पाकिस्तानी आर्मी का Ashutosh सवाल. Bhatnagar ji. किस रेफरेंस में कह रहे हैं वो जरा बताइए.
बिकॉज आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं एंड यू आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द इशू ऑफ पीस इन पाकिस्तान, इन कश्मीर, बट दैट पीस विल नेवर कम till somehow what the Pakistani army is trying to do is neutralized. वो कैसे होगा? ठीक है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और आर्मी एक तरीके से सिनोनिमस है। और जनरल मुशर्रफ से एक सवाल पूछा था किसी पत्रकार ने, जब ये सब हमारा 99 में लाहौर यात्रा और ये सब चल रहा था, तो मुशर्रफ से पूछा गया कि अगर ये कश्मीर की समस्या, कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। मुशर्रफ ने कहा था नहीं। सीधे सीधे उन्होंने मुशर्रफ ने कहा कश्मीर देने के बाद भी समस्या हल नहीं होने वाली। कश्मीर का अस्तित्व, पाकिस्तान का अस्तित्व भारत के विरोध कर है, और कश्मीर पर हमला मुझे लगता है इसलिए नहीं वो कश्मीर है, वो उस पर हमला इसलिए होता है वो भारत है। कश्मीर से जो लोग निकले वो इसलिए उन्हें निकलना पड़ा कि वो अपने आप को भारतीय कहते थे। इसलिए वहाँ की पाकिस्तान या पाकिस्तान की आर्मी, दोनों के साथ शांति की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का अस्तित्व जब तक है तब तक हमें तैयार रहना होगा। ये ज़रूर है कि जब हम शक्तिशाली होते हैं तो कम हरकतें करता है, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें होती हैं, जब हमारे यहाँ ऐसे संदेश जाते हैं। 99 इसलिए नहीं हुआ कि उसको मूड आया, 99 इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ की मीडिया में उस समय खबरें चल रही थी कि सेना के पास हथियार नहीं है, उनके पास तो बंदूक है तो गोलियाँ नहीं हैं, सेना का मनोबल गिरा हुआ है। जब ऐसी खबरें यहाँ की मीडिया में चल रही थी, जिसको उन्होंने उठाकर ये किया और उनकी बात की, अपने आगे भी जो स्वर्णिम रिपोर्ट थी उसमें भी ये है, और उनके यहाँ भी जो रिपोर्ट थी उसमें भी है कि भारत कमज़ोर स्थिति में है, गठबंधन की सरकार है, सेना का मनोबल गिरा हुआ है, इसलिए करगिल को जीता जा सकता है या कश्मीर पर हमला करके उसको लिया जा सकता है। तो हम जब कमज़ोर हैं तो पाकिस्तानी नहीं, हर किसी की इच्छा होगी कि हमें जीत ले। इसलिए हमारे पास विकल्प अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, और ये किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी भी राष्ट्र की जिंदा रहने की एक शर्त है। मैं एक लाइन में आपको जवाब दे देता हूँ आपके सवाल का। आई हैव नो एनालिसिस। कई बार हम गलती करते हैं, स्ट्रेटेजिक साइलेंस को पीस मान लेते हैं। करेक्ट। कश्मीर में पीस तभी आएगी जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे सारे के सारे, और जब वहाँ पे वापस हिंदू फिलॉसफी और हिंदू कल्चर इस्टेब्लिश होगा। उसके बिना वहाँ पीस कभी आ नहीं सकती, डिस्पाइट बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आई एम टेलिंग यू दिस। जेएनयू के प्रोफेसर्स की एक आदत है कि कहीं भी छुपे रहते हैं, तो अभी मुझे छुपे हुए आनंद जी पीछे से हाथ उठा रहे हैं। आनंद जी, देयर इज अ फैन मूवमेंट आल्सो हियर, याना मेंशन, प्लीज गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, सवाल पूछने का हक सिर्फ स्टूडेंट्स को होना चाहिए, ऐसे प्रोफेसर। पर अगर प्रोफेसर स्टूडेंट की जितना यंग लगे तो फिर Then you need a young professor to answer that. Thank you for the compliment. थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ओल्ड और सीनियर एजेड फिल्म डायरेक्टर से नहीं है, यंग याना मीर जी से है। नहीं, सॉरी विवेक। नो याना जी, आई ऑल्सो रियली ग्रेटली एडमायर यू, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा कि आप मुझे एडमायर करती है, मैं ये सिर्फ सोच सकता हूँ कि शायद इसलिए क्योंकि मैं ब्रूटली जो ट्रूथ मुझे लगती है मैं वो बोलता हूँ जी। तो मैं वही अभी बोलना चाहूँगा, आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आपने कहा कि ये कैसे मुस्लिम्स हैं, अगर जो इंडियन कहते हैं अपने आप को, जो लड़े इंडिपेंडेंस के लिए, वो जब हिंदू ब्राइड आती है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। ये उनकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम इज इन चैप्टर 2 वर्स 221, ये कुरान में लिखा है, यू आर नॉट अलाउड to marry a polytheist or a Hindu woman unless or until she converts. In fact, it says that a Muslim slave is better than a Hindu or a polytheist woman. पर कुरान को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। थैंक यू। नहीं आनंद जी, ये आपकी दलील सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुरान इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लिखी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर आप कुरान पढ़ेंगे, डोंट रीड इट इन ट्रांसलिटरेशन। So what we do, what most people are doing wrong is, and it's a fault of the Indian government, ये तबलीगी जमात कुरान को अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, ये देवबंद अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कोई और अलग तरीके से। जहाँ तक मुझे पता है कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि टू यू योर रिलीजन, टू मी माइन, यू कैन प्रे टू व्हाटएवर यू वांट। इट डजंट से एनीवेयर कन्वर्ट हर फर्स्ट एंड देन ब्रिंग हर होम, इट डजंट से दैट, बट देयर इज अ वे
the only thing that's written is if she does not believe you, if she is asking you to convert, then she's not the right person for you. That's all that there is in the Quran. But इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया. और यहाँ भी मैं टिप्पणी करना चाहूँगी, जब सऊदी में तबलीगी, देवबंदी, बरेलवी ये सब नहीं है, तो इंडिया में क्या कर रहे हैं ये सब? इनको क्यों नहीं अब तक बंद किया गया? That's all. Thank you. अच्छा, बहुत सीरियस मामला हो गया. मैं आपको एक हंसी मजाक में एक बात बोल देता हूँ. जब कोई बच्चा स्कूल में पकड़ा जाता है गाली देते हुए, तो टीचर से क्या बोलता है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लिटरली मत लीजिएगा. और मतलब क्या होता है लोग समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है. लोग मतलब समझ गए हैं. एक और सवाल है, हाथ उठ रहा है, आप खड़े हो जाइए प्लीज. मेरा नाम सचिन पाठक है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वस्थ छात्र हूँ. आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल सर आपसे और एना मीर दोनों ही लोगों से है. अपने वर्ड्स जरूर दीजिएगा कि आई हैव नॉट विजिटेड द कश्मीर एट. तो आप बहुत विजिट करते हैं, जैसा आपने बोला कि आप बहुत घूमते हैं. मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा मैम कि क्या चीज़ है जो अभी तक कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया? व्हाट इन ग्राउंड रियलिटी ऐसा क्या है कि अभी तक वो कश्मीरी पंडित वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, और वहाँ की कंडीशंस क्या है? There are two reasons for that. First reason is वो डरे हुए हैं अभी तक, क्योंकि जब भी वो आना चाहते हैं, जैसे पिछली बार आए थे पीएम पैकेज के द्वारा, उनको जॉब्स भी मिली थी, वो आए थे बेचारे. लेकिन फिर एक राहुल भट्ट की किलिंग आपने सुनी होगी, और फिर बैंक मैनेजर की किलिंग हुई. तो इस वजह से वो फिर से डर गए, और फिर से उनका एक्सोडस 2.0 या आई थिंक 7.0 हो गया, क्योंकि 7 बार उनका एक्सोडस हो चुका है बेचारों का ऑलरेडी कश्मीर वैली से. सो येस, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई. अच्छा, वहाँ पे आसपास रहने वाले कुछ लोग, कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, कह रहे हैं शोपियन में जहाँ उनकी हत्या हुई, हर जगह यहाँ पर मतलब आर्मी बैरक्स, आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी का कौन घुसाता है, कौन करता है? हमारा शोपियन तो पीसफुल होने चला था, कोई किलिंग नहीं हुई थी पिछले 1.5-2 साल में. पूर्ण कृष्ण भट्ट को कौन अंदर आके मार दिया? उनके ही बगीचे में आके किसी ने उनको शूट कर दिया. एंड बिलीव यू मी, इट इज़ नॉट ओनली द कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो गेट किल्ड, लाइक बाबर कादरी. वो तो लॉयर था, उसको मिलने कुछ लोग आए, आके शूट करके चले गए. तो बिकॉज ही यूज्ड टू से, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट पीस, ही यूज्ड टू टॉक अबाउट, ही नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट आज़ादी ऑफ कश्मीर. ही यूज्ड टू हैव अ प्रॉब्लम विद बीजेपी एंड ऑल, बट आज़ादी नहीं बोलता था, तो उसको भी मरवा दिया. शुजात बुखारी को क्यों मरवा दिया? तो जाहिर बात है कश्मीरी पंडित्स आर गोइंग टू फील स्केर्ड कि जब ये लोग मुसलमान को नहीं बख्शते, जो हमारी सोसाइटी में छुपे हुए टेररिस्ट हैं, तो हमें क्या बख्शेंगे? तो ये फियर फैक्टर अभी भी है, लेकिन पहले जितनी जो किलिंग्स होती थी वैसे नहीं हो रही है आजकल. बट आई डोंट नो इफ दैट इज इनफ टू गिव देम द कॉन्फिडेंस टू कम बैक, बट आई थिंक दे शुड, क्योंकि जद्दोजहद सारे कश्मीरियों की है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू. जब कश्मीरी नहीं छोड़ के भाग रहे, देश का साथ भी दे रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं, लेकिन नहीं छोड़ के भाग रहे, तो फिर आपको भी वापस आना चाहिए. लेकिन इसका एक और रीज़न है कि इतने साल हो गए, आप सोच सकते हो 1989 में निकले हुए, अब वो थोड़ी ना अभी तक रेफ्यूजीज रहेंगे. जाहिर बात है, दे हैव प्रॉस्पर्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स इन अदर प्लेसेस. इंडिया से बाहर भी निकल गए बहुत सारे. अब वो सब जो उन्होंने बनाया है इतनी सालों की पूंजी, वो सब छोड़ के तो नहीं आएंगे. तो एक तो ये भी चीज़ है. अच्छा याना, इसी से जुड़ा हुआ वो पत्थरबाज कहाँ चले गए जिनके लिए हमें स्टोरी करने को दिन रात कहा जाता है? जी, आजकल आपने शायद उद्यम पोर्टल नहीं देखा, कितने एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसमें से 2.5 लाख जो पत्थरबाजी करते थे उससे भी 3 गुना ज़्यादा जो है आजकल सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं. जिस 2,51,000 लास्ट ईयर, उसमें से 51,000 आर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड दैट हैज़ अनप्रेसिडेंटेड इन कश्मीर. ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है. विवेक जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हमेशा जब ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं और कही जाती हैं, स्पेशली बड़े पर्दे पर, तो सबसे पहले डाउन होने लग जाता है. आपको कैसा फील होता है? फिल्म को बैन करिए, डाउन करिए, हॉल को बंद करिए. ये जेएनयू वाले थोड़े, हम भी भारतीय हैं, हम भी जेएनयू हैं, लेकिन और भी लोग हैं. तो आपको कैसी फीलिंग आती है जब एक वेल रिसर्च स्क्रिप्ट इस तरीके से प्रोपेगेंडा के रूप में लोग उसको देखते हैं? देखिए क्या है ना, अभी जहाँ व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी उस लेवल ऑफ एवोल्यूशन पे पहुँचे नहीं हैं जहाँ पे हम सामने वाले को कुछ बोलने दें. लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री का कल्चर है. हम लोग टैबू सब्जेक्ट्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, ना घर में ना घर के बाहर. घर में बच्चे पूछते हैं तो उन्हें नहीं करने देते हैं. अगर मैं अभी सेक्स वर्ड बोलूँगा तो कई लोगों के चेहरों पे एकदम ये आएगा आगे क्या बोलने वाला है. तो इसी तरह से हमने पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को टैबू सब्जेक्ट बना दिया.
मुझे पहले बहुत गिल्ट फील होता था हिंदू मुस्लिम शब्द अपने मुंह से यूज़ करने में पब्लिक में, पर मैं दुनिया जितनी ज़्यादा घूमी मैंने, जितना मैं सिविलाइज वर्ल्ड में गया, मैंने कहा लोग खुल के बात करते हैं ज्यूज़ क्रिश्चियंस के बारे में, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स के बारे में, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स वी हैव, करेक्ट। और जो कश्मीर की भी है, देखिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में होती है एक हिपोक्रेसी को मार के दूसरी हिपोक्रेसी में घुसना, ठीक है। आर्टिकल 370 हटाना, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग स्टफ, आई मीन मैं बहुत उसके लिए बहुत प्राउड भी हूँ, लेकिन कहीं हम फिर से वही गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई कश्मीरी हिंदू कब जाके सेटल हो जाएंगे वहाँ पे, उसका हम वेट कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम कहीं ऐसा तो नहीं है हम उन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं को या इंडिया को डिसएम्पावर किया था। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही डिवाइड करना है, चूज दिस और दैट। और इस दिस या दैट के वोट्स लेने के चक्कर में पॉलिटिशियंस डिस्पाइट ऑल ग्रेट इंटेंशंस कई बार ऐसी गलती कर देते हैं जिसका हर्जाना हमें बाद में देना पड़ता है। गांधी जी ने जो मलाबार में किया था, या हम लोगों ने जो डायरेक्ट एक्शन डे में किया था नेहरू जी ने, कहीं ऐसी गलती हम फिर से तो नहीं कर रहे हैं कि आज 370 हटे 5 साल हो गए और 10 साल बाद हमें धीरे धीरे आदत पड़ जाए कि कोई हिंदू वहाँ रह नहीं सकता। एंड वाई कश्मीरी पंडित्स, वाई नॉट विवेक अग्निहोत्री, वाई नॉट यू, वाई नॉट एनीबडी एल्स फ्रॉम इंडिया? क्या आपको कलकत्ता जाने के बारे में सोचना पड़ता है? क्या आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बारे में सोचना पड़ता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है, तो यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशरी की, गवर्नमेंट की, पुलिस की, करंट गवर्नमेंट की नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है। और खासतौर पे उस सरकार की जो धर्म की बहुत बात करती है, धार्मिक जिम्मेदारी है कि हर हिंदू को यह स्वतंत्रता, विश्वास और हिम्मत होनी चाहिए कि वहां जाके वो बैठ के आराम से अपना घर बना सकते। नहीं कर सकते। मैं भी गया था वहां पे, शंकराचार्य की सीढ़ियां 630, कितनी सीढ़ियां आपको पता है? 250 नहीं, 600 कुछ है। तो वो सीढ़ियां चढ़ने में ऊपर मेरे साथ 40 लोग थे सिक्योरिटी के। मैं शिकारा में अभी हम लोग गए थे, मैं और मेरी वाइफ, 4-6 शिकारा सिर्फ सीआरपीएफ और तरह तरह के लेवल्स ऑफ पुलिस के साथ चल रही थी। ये हालत है कश्मीर। फिर हम अपनी सोलो फोटो खिंचाते हैं जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है और आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है। टूरिस्ट को कश्मीरियों ने कभी भी नहीं अटैक किया। इवन जब वहां पे मैसिव टेररिज्म चल रहा था, कभी किसी कश्मीरी ने नहीं किया। और एक वर्ड होता है इस्लाम में जिसका नाम है अल तकिया, कभी भूलिएगा नहीं उसको। सबसे बड़ी गलती आप करेंगे, भूल जाएंगे तो। माई पॉइंट इज, आज हमारे पास सारा पावर है, सब कुछ है, लोग हैं, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। क्या ये 140 करोड़ लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि जहां से आपका सारा का सारा ज्ञान केंद्र जो था, आप तो जानते हैं, सर जानते हैं, जो ज्ञान केंद्र है, नॉलेज सेंटर है इंडिया का, वहां पे आज हमें जाने की अगर इजाजत नहीं है तो हम में क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें? अपीजमेंट जस्ट चेंजेस फॉर्म्स, बट एज लॉन्ग एज इट स्टेज, इट इज लाइक अ स्नेक इन द रूम। आशुतोष जी, मैं और विवेक जी क्या जा सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं? नहीं, पक्के तौर पर जा सकते हैं। मैं जाता हूँ, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और मैं बहुतों को लेकर जाता हूँ। दिल्ली से भी तमाम लोग मेरे साथ गए हैं। कभी रह सकते हैं घर, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। मैं कल जाने को तैयार हूं। कल रजिस्ट्री कराते हैं आपके नाम। मेरा प्रश्न, मैं विवेक जी की बात का ही आगे बढ़ा रहा हूँ और आपके प्रश्न का उत्तर जोड़कर कह रहा हूँ। देखिए, जो याना ने बताया अभी, पंडितों को बचाने की जो कोशिश हुई, उसमें एलडीसी की नौकरियां निकाली गई, प्राइमरी स्कूल के टीचर की नौकरियां निकाली गई। उस योग्यता के जो लोग होंगे वही अप्लाई करेंगे ना। तो जैसे जैसे वहाँ पर विकास के अवसर बढ़ते जाएंगे, जिस दिन सॉफ्टवेयर पार्क खुलेगा और 500 कश्मीरी अपने घर वापस जाएंगे, जिस दिन और ऐसे इन्वेस्टमेंट आएंगे उस दिन और लोग जाएंगे, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, हाईटेक एआई का वहाँ काम शुरू हो जाएगा। टूरिज्म आज बढ़ रहा है, वहाँ के लोग जा रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे अवसर बढ़ेंगे कोई भी जाएगा। दूसरी बात, ये हमारे कहना शायद 20 साल पहले ठीक था कि कश्मीरियों को वापस जाना चाहिए, ये एक बात है। तकनीकी रूप से क्योंकि 370 के अपने आड़ में प्रभाव थे, 370 का अपने आप में न अच्छा था और न बुरा था। 370 की आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी गई थी जिसके कारण यहाँ से लोग जा नहीं सकते थे या उनके रास्ते में बहुत बाधाएं थी। इसलिए चूंकि कश्मीरी समाज के लोग वापस जा सकते थे, वो पीआरसी होल्डर्स थे, इसलिए उनसे हम एक अपेक्षा करते, अच्छा था।
लेकिन 370 इनऑपरेटिव होने के बाद भारत के वहाँ जाने की जिम्मेदारी है। ये कश्मीरी की जिम्मेदारी नहीं कि वो वापस जाए। पूरे भारत का संविधान वहाँ लागू हो चुका है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है वहाँ जाए, भारतीयता के पहचान के साथ जाए और उसको जाकर भारत बनाए। ये भारत का सवाल है, मैं पहले भी कहा, ये कश्मीर का सवाल है ही नहीं, ये भारत का सवाल है। भारत को वहाँ जाना होगा, उसको भारत बनाना होगा। और आप सब जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी गई हैं, सैकड़ों की संख्या में गई हैं, लोग रहे हैं वहाँ, उन्होंने जाकर मकान खरीदे हैं। जो कश्मीरी समाज के लोग थे वो भी गए हैं, जो कश्मीरी नहीं है वो भी गए हैं, और सब वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं केवल एक उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ, हालांकि घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं अपवाद हैं। अगर साल में 28 लोगों की हत्या हुई है तो वो गुड़गांव में इससे ज़्यादा की हुई है। सर ये आप इसको ऐसा ना लेकर एक केवल उदाहरण देता हूँ। हम में से कुछ लोग बिहार से जुड़े होंगे और वहाँ की पहचान मालूम होगी। श्रीनगर के हर प्रमुख चौराहे पर आज एक भूजा की ठेली है, जो चना मुरमुरा वगैरह भून कर बेचते हैं। तो उसके ग्राहक भी उतने वहाँ पर हैं, वहाँ पर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जी रहे हैं और वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी संख्या है। हम भी जाएं, आप सबका स्वागत है, मेरे साथ चलिए, मैं निमंत्रण देता हूँ। अब हम सब जाएंगे विवेक जी, और आधी बात सबको भूख लगी वहाँ करेंगे। मैं सुधांशु जी को आमंत्रित करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर एक बड़ी भारी विषय को बहुत हल्के में हम लोगों ने कोशिश की, मजाक में नहीं, लेकिन उसको हल्के माहौल में गंभीर बातों को बात करने की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत धन्यवाद। एक तो सब भोजन के लिए भी आमंत्रित हैं, बाहर भोजन है। विवेक जी, आपने कहा कि अब परेशानियां बहुत हो रही हैं और कई बार मैं भी सोचता हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ। तो मुझे एक, जब बचपन में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो एक कहावत मैंने पढ़ी थी, वो थी, पीपल एग्जिस्ट, ओनली अ फ्यू लिव, यू चोजन टू लिव। मैं आज बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब कश्मीर वाले हैं। मुझे अभी भी लगता है बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव बनाया हुआ है हिंदू मुसलमान का। कश्मीरी पंडितों का भी बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव बनाया है। ये 370 आया कैसे था, ये 35 आया कैसे था, कभी इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ये देखिए, हम लोग क्यों चीजें ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सब बड़े पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाहते हैं। ये वैसे ही है कि यहाँ दिल्ली के 84 सिख राइट्स के बारे में कभी ये चर्चा नहीं होती कि ये राइट्स जब हो रहे थे तो जनता ताली क्यों बजा रही थी, क्योंकि क्या खौफ था। वैसे ही जब मैंने कहा 370 के बारे में बात होती है और 35A के बारे में बात होती है, दोनों आए कैसे थे, इसके पीछे मंशाएं क्या थी, कौन अपनी हेजिमनी को परपेट्रेट करना चाहता था और कैसे करना चाहता था। मैं खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। बट कश्मीर की एक ट्रेजेडी और है जो फिर हम नहीं बात करना चाहते। वहां के स्टेटस को के पीछे इतना बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है, उसमें सब शामिल थे। ये वो हमाम है जिसमें सब नंगे थे और कोई नहीं चाहता था कि चीजों के समाधान निकले। मैं इसलिए थोड़ा बधाई देना चाहता हूं 370 के हटाने के पीछे, क्योंकि उस स्टेटस को तोड़ने का जज्बा और उस स्टेटस को तोड़ने की हिम्मत जो दिखाई गई वो काबिल तारीफ है। बहुत चीज़ें फिर बात करेंगे इसके बारे में, शतोष जी भी बैठे, सब लोग बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अपनी WIF की तरफ से अपना आभार व्यक्त के लिए अब मैं श्रीमती जयंती रंजन जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो आगरा शारदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, और हमारी डायरेक्टर रुबीना मित्तल जी, जो हमारे पैनलिस्ट का फेलिसिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं बसंत जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारे डायरेक्टर हैं WIF के, कि एक वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। थैंक यू हिमांगी जी।
I think I am the person who's now standing between you and dinner, which is being served outside. So, but I'll only take 2 minutes of your time, क्योंकि हम भारतीयों की सभ्यता में एक कस्टमरी है कि जितने लोगों ने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है उन सबका धन्यवाद देना अति आवश्यक है. So on behalf of World Intellectual Foundation, I would like to express my deepest gratitude, starting with Honorable Shri Manoj Sinha ji, who has sent his blessings for the event through a video message. I would like to thank our guest of honor, Shri August Indra Udayan ji, for gracing the occasion with his presence and enlightening us with his infinite wisdom. We have been fortunate enough to have such a distinguished set of panelists for both our sessions. I would like to thank Dr. Sapan Das Gupta, Dr. Meenakshi Jain, Dr. Anand Ranganathan, Shri J. Sai Deepak, and Professor Hiraman Tiwari for holding the audience spellbound with such a vibrant discussion on how does the historical narrative contribute to national pride. Our second panel was equally thought-provoking and insightful. I would like to thank the panelists of the session, Shri Ashutosh Bhatnagar, Shri Vivek Agnihotri, Ms. Yana Mir, and Dr. Shuchi Yadav for making it such a lively session. I would like to extend a special thanks to all the trustees and advisors of the foundation for their unending support and guidance to the team in all our endeavors. I also extend my heartfelt gratitude to the entire team of WIF who worked tirelessly throughout to make this event an overwhelming success. कोई भी समारोह अतिथियों के बिना अधूरा रहता है. I am extremely grateful to everyone who came and participated in the inaugural edition of Hum Bhartiya today. We hope that you enjoyed the event as much as we did in organizing it. This has truly been a remarkable evening made possible by your presence. I will now request everyone to please proceed for the dinner, which has been served outside. Thank you.